हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कृतिका भाग 1 का अध्याय नंबर 4 माटी वाली कहानी का अच्छी तरह से अध्ययन करेंगे। बच्चों, कल आपने इस कहानी का सार अच्छी तरह से समझा होगा। अब हम इस पाठ को विस्तार से पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इस अध्याय का नाम माटी वाली क्यों रखा गया है। बच्चों, इस पाठ का नाम माटी वाली इसलिए रखा गया है क्योंकि वह बूढ़ी स्त्री हर एक घर में माटी पहुंचाने का काम करती थी, इसलिए लोग उसे प्यार से माटी वाली ही कहते थे। ये कहानी विस्थापन की समस्या का मर्मस्पर्शी चित्रण किया गया है। अर्थात इसमें ये बताया गया है कि किस प्रकार से कोई व्यक्ति जब एक स्थान को छोड़कर दूसरी स्थान पर चला जाता है तो उन्हें किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उन समस्याओं का सजीव चित्रण किया गया है। तो बच्चों, अब आप 4th चैप्टर कृतिका का निकाल लीजिए। हम पहले पेज से पढ़ेंगे। शहर के सेमल का तापड़ मोहल्ले की ओर बने आखिरी घर की खोली में पहुंचकर उसने दोनों हाथों की मदद से अपने सिर पर धरा बोझा नीचे उतारा। मिट्टी से भरा एक कंटर माटी वाली टिहरी शहर में शायद ऐसा कोई घर नहीं होगा जिसे वह ना जानती हो या जहां उसे ना जानते हों। घर के कुल निवासी, बरसों से वहां रहते आ रहे किराएदार, उसके बच्चे तलक, घर घर में लाल मिट्टी देते रहने के उस काम को करने वाली वह अकेली है। उसका कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं है। बच्चों, सबसे पहले ये बताया गया है कि शहर के सेमर का तापड़ मोहल्ले का जो आखिरी खोली मीन्स झोपड़ी, उस झोपड़ी में पहुंचकर उसके दोनों हाथों की मदद से उसने अपने सिर पर धरा हुआ बोझा, अपने सिर के ऊपर रखा हुआ जो भार था उसे उतार दिया। क्योंकि माटी वाली का क्या कार्य था? क्योंकि माटी वाली के घर में वह और उसका बूढ़ा पति थे, और पति क्या था? वो बीमार था, बहुत अधिक बूढ़ा था और वो काम करने में असमर्थ था। इसलिए जीविका का साधन कौन करती थी? वह बूढ़ी माटी वाली करती थी। वो सारा दिन अपने सिर के ऊपर कंटर में माटा खान से भरकर लाती और जिसको भी ज़रूरत होती उनके घर में उड़ेल दिया करती थी। इसलिए उन्होंने बताया है कि वो अपने सिर का जो बोझा है वो जब किसी घर में उतारती तो माटी से भरा एक कंटर बच्चों क्या होता है? कनस्तर, अर्थात 18 किलो का जो बड़ा पीपा होता है उसे क्या कहा गया है? कंटर कहा गया है। टिहरी शहर में शायद ही कोई ऐसा मकान हो, अर्थात टिहरी शहर में चाहे कोई बहुत वर्षों से कोई निवासी वहाँ रह रहा हो या किसी घर में रहने वाला कोई किराएदार हो या कोई बच्चा हो, सभी उस माटी वाली से परिचित थे। क्यों परिचित थे? क्योंकि वो माटी वाली बहुत हंसमुख थी और सभी से हंसकर बोलती थी और सभी अपने घरों को लीपने के लिए, अपने चूल्हों को लीपने के लिए, अपनी दीवारों को लीपने के लिए उन्हें माटी की ज़रूरत पड़ती रहती थी। घर घर में लाल माटी देते रहने के उस काम को करने वाली वह अकेली थी और इसलिए भी लोग उससे ज़्यादा परिचित थे क्योंकि वो पूरे टिहरी शहर में वो अकेली ही ऐसी बूढ़ी स्त्री थी जो माटी लाने का काम करती थी। प्रतिद्वंदी का मतलब क्या होती है? कि उसका कोई मुकाबला करने वाला कोई और नहीं था, वो अकेली ही थी। इसलिए सभी घर के जो लोग थे, उस शहर के जो सभी निवासी थे, उस माटी वाली से परिचित थे। उसके बगैर तो लगता था टिहरी शहर के कई एक घरों में चूल्हे का जलना तक मुश्किल हो जाए। यहाँ तक लोग ये मानते थे कि अगर माटी वाली उनके शहर में ना होती तो शायद उनके घर का चूल्हा भी ना जलता। क्यों? क्योंकि वो जो थे वहाँ पर रहने वाले लोगों के वहाँ पर दो प्रमुख नदियाँ भागीरथी और भिलांगना, दो नदियाँ थी
और नदियों के तट पर बसा होने के कारण इस शहर को वहाँ का जो मिट्टी थी वो कैसी होती थी, रेतीली होती थी, और रेतीली मिट्टी से लिपाई का काम नहीं किया जा सकता। इसलिए लोगों को चिकनी मिट्टी की ज़रूरत या लाल मिट्टी की ज़रूरत पड़ती थी। इसलिए लोगों का ऐसा मानना है कि अगर माटी वाली ना होती तो शायद उनके घर का चूल्हा भी ना जलता। लोगों के सामने रसोई और भोजन कर लेने के बाद अपने चूल्हे चौके की लिपाई की समस्या पैदा हो जाएगी। भोजन जुटाने और खाने की तरह रोज एक समस्या। घर में साफ लाल मिट्टी तो हर हालत में मौजूद रहनी चाहिए, क्योंकि उनका मानना था गांव वाले लोगों का कि घर के अंदर लाल मिट्टी होनी चाहिए। चूल्हे को 2-4 दिन के बाद लीपना है तो लाल मिट्टी की ज़रूरत है। अगर उनकी दीवारें जो कच्ची बनी होती थी, अगर दीवार की लिपाई करनी है, फर्श की लिपाई करनी है, तो उनके घर में लाल मिट्टी जो थी उनके घर में मौजूद होनी चाहिए। इसलिए वो बार बार उस बूढ़ी स्त्री से, माटी वाली से माटी मंगवाते रहते थे। चूल्हे चौके को लीपने के अलावा साल 2 साल में मकान के कमरे, दीवारों की गोबर लिपाई करने के लिए लाल मिट्टी की ज़रूरत पड़ती रहती थी। शहर के अंदर कहीं माटा खान है नहीं, उनका ये मानना था, क्योंकि उनके शहर के आसपास कोई माटा खान है नहीं। माटा खान का क्या मतलब है, जहाँ से जो मिट्टी की खान, मिट्टी का ऐसा भंडार जहाँ से वो खोद कर अपने कनस्तर को भरकर उनके लिए लाया करती थी, तो उनके वो शहर के नज़दीक नहीं था। उसे कई किलोमीटर दूर उस माटी को लेने के लिए जाना पड़ता था, और वहाँ से वो उनके लिए लाल मिट्टी या चिकनी मिट्टी लाया करते थे। और इसलिए उन्होंने कहा है कि भागीरथी और भिलांगना, 2 नदियों के तटों पर बसे हुए शहर की मिट्टी इस कदर रेतीली है कि उससे चूल्हे की लिपाई का काम नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि उस शहर में, वहाँ की शहर की नदियों के तट पर होने के कारण वह शहर, वहाँ पर रेतीली मिट्टी थी, और रेतीली मिट्टी से लिपाई का काम नहीं किया जा सकता। इसलिए उन लोगों को हमेशा माटी की ज़रूरत पड़ती रहती थी। आने वाले नए नए किराएदार भी एक बार अपने घर के आंगन में उसे देख लेते तो अपने आप माटी वाली के ग्राहक बन जाते थे। वहाँ उन्होंने कहा है, लेखक ने, विद्यासागर नौटियाल जी ने कहा है कि यहाँ तक कि सिर्फ जो बहुत लंबे समय से रह रहे थे वो ही माटी वाली को नहीं जानते थे, बल्कि अगर कोई उस शहर में कोई किराएदार भी आया है तो जब वो एक बार उस माटी वाली से माटी गिरवा लेता था तो वो भी माटी वाली के ग्राहक बन जाया करते थे। इसलिए इस प्रकार से माटी वाली की ये जीविका का साधन बन गई। घर घर जाकर माटी बेचने वाली नाटे कद की एक हरिजन बुढ़िया माटी वाली। अब उस माटी वाली के बारे में बताया गया, उसके व्यक्तित्व, उसके स्वरूप के बारे में वर्णन किया गया है कि माटी वाली जो थी नाटे कद की, नाटे मीन्स छोटे कद की, एक हरिजन बुढ़िया, हरिजन मीन्स निम्न जाति की, जो वो माटी वाली थी। शहरवासी सिर्फ माटी वाली को ही नहीं, उसके कंटर को भी अच्छी तरह पहचानते थे। रद्दी कपड़े को मोड़कर बनाए गए एक गोल डिल्ले के ऊपर लाल चिकनी मिट्टी के चुलबुल भरा कनस्तर टिका रहता था। उन्होंने माटी वाली के बारे में बताया है कि वो अपने सिर के ऊपर कनस्तर कैसे रखते थे कि वो एक पुराने कपड़े का एक गोल सा डिल्ले मीन्स सिर्फ पुराने कपड़े की बनी हुई, जिसे हम कहते हैं गांव में इंडी, उसे रखकर और उसके ऊपर अपने सिर पर क्या रखती थी, वो कनस्तर या पीपा रखती थी। और उसका जो चिकनी मिट्टी से जो भरा हुआ कनस्तर होता था वो ऊपर तक भरा रहता था। उसके ऊपर किसी ने कभी कोई ढक्कन लगा हुआ नहीं देखा। अपने कंटर को इस्तेमाल में लाने से पहले वह उसके ऊपर ढक्कन को काट कर निकाल फेंकती थी। उन्होंने बताया है कि जो 18 किलो का कोई भी जो पीपा है उसके ऊपर के मुंह को वो कटवा लेती थी, और कटवा कर वो पीपा जो है वो माटी लाने में प्रयोग करती थी। ढक्कन के ना रहने पर कंटर के अंदर मिट्टी भरने और फिर उसे खाली करने में आसानी रहती थी। वो इसलिए कटवा दिया करती थी उसको मुंह से, ताकि मिट्टी उस कनस्तर में भरने और फिर उस कनस्तर को उन घरों में जाकर उडेलने की उसे आसानी रहती थी।
उसके कंटर को ज़मीन पर रखते रखते सामने के घर से 9-10 साल की एक छोटी लड़की कामिनी दौड़ती हुई वहां पहुंची और उसके सामने खड़ी हो गई। मेरी माँ ने कहा है, ज़रा हमारे यहाँ भी आ जाना। अभी आती हूँ। घर की मालकिन ने माटी वाली को अपने कंटर की माटी कच्चे आंगन में एक कोने पर उड़ेल देने को कहा। तू बहुत भाग्यवान है, चाय के टेम पर आई है। यहाँ लेखक ने बच्चों कई आंचलिक शब्दों का भी प्रयोग किया है। तो यहाँ एक प्रसंग का वर्णन किया गया है कि किस प्रकार से जब वो एक ही घर में जब वो माटी को के कनस्तर को उड़ेल देती है, तो दूसरी तरफ से एक 9-10 साल की लड़की जिसका नाम कामनी बताया गया है, वो बच्ची दौड़ती हुई आती है और माटी वाली को कहती है कि मेरी माँ ने कहा है कि एक माटी का जो कनस्तर है वो हमारे यहाँ भी डाल दो। जब वो उसके घर माटी का भरा हुआ जो कनस्तर है उसके आंगन में उड़ेलने के लिए जाती है, तो घर की मालकिन जो है वो माटी वाली को अपने आंगन में उसे उड़ेलने के लिए कह देती है और कहती है कि तू तो बहुत भाग्यवान है क्योंकि तू चाय के वक्त आई है। भाग्यवान आए खाते वक्त, क्यों? क्योंकि वो उस समय वो चाय बना रही थी, इसलिए उसने कहा कि तुम बहुत भाग्यवान हो जो चाय के समय आई हो। वह अपनी रसोई में गई और 2 रोटियां ले आई और वो मालकिन जो है उसके लिए रसोई से जाकर रोटियां 2 ले आती है। रोटियां उसे सौंप कर वह फिर अपनी रसोई में घुस जाती है। माटी वाली के पास अपने अच्छे और बुरे भाग्य के बारे में सोचने का वक्त नहीं था। अब लेखक ने बताया है कि माटी वाली के पास अपने अच्छे और बुरा, क्योंकि वो सारे दिन इतनी अधिक व्यस्त रहती थी। सुबह वो प्रातःकाल अपने घर में अपने बूढ़े पति के लिए सारा कार्य करके आती और फिर जब गांव में आती तो एक घर से दूसरे घर, दूसरे घर से तीसरे घर, वो इसी प्रकार से माटी लाती और उड़ेल देती। सारा दिन जो है उसको वो इतनी व्यस्त रहती थी कि उसके पास अपने जीवन के अच्छे और बुरे भाग्य के बारे में सोचने का भी वक्त नहीं होता था। इस घर की मालकिन के अंदर आते ही माटी वाली ने इधर उधर तेज निगाहें दौड़ाई और जब वो दूसरे के घर में आती है तो वो माटी वाली जैसे ही उस आती है तो वो इधर उधर अपनी तेज निगाहें दौड़ाती है। क्यों? क्योंकि जो उस मालकिन ने उसे 2 रोटियां दी हैं, उन 2 रोटियों में से वो चुपचाप जैसे ही मालकिन जाती है वो उसमें से एक रोटी जो है अपने पल्लू के साथ अपने बूढ़े पति के लिए रख लेती है। हाँ, इस वक्त वह अकेली है, उसे कोई देख नहीं रहा था। उसने फौरन अपने सिर पर रखे डिल्ले के कपड़े के मोड़ों को हड़बड़ी से एक झटके में खोला और उसे सीधा कर दिया। फिर इकहरा खुल जाने के बाद वह अपनी पुरानी चादर के एक फटे हुए कपड़े के रूप में प्रकट हुआ। मालकिन के बाहर आंगन से निकलने से पहले उसने चुपके से अपनी हाथ में थामी 2 रोटियों में से एक रोटी को मोड़ा और उसे कपड़े पर लपेटकर गांठ बांध दी। साथ ही अपने मुंह यूं ही चलाकर खाने का दिखावा करने लगी। अर्थात जैसे ही मालकिन आई तो वो उसके सामने मुंह चलाकर ये दिखावा करने लगी कि जैसे कि उसने एक रोटी खा ली है और एक रोटी उसके हाथ में है, जबकि उसने दूसरी रोटी खाई नहीं थी बल्कि अपने बूढ़े पति के लिए उसने पल्लू से बांध दिया था। साथ ही अपने मुंह को यूं चलाकर खाने का दिखावा करने लगी। घर की मालिक पीतल के एक गिलास में चाय लेकर लौटी। उसने वह गिलास बुढ़िया के पास जमीन पर रख दिया। ले सदा बासी सा कुछ है नहीं, अभी इसी चाय के साथ निकल जा। और उस मालकिन ने कहा कि आज मेरे घर में ना तो बासी साग है ना ही कोई ताज़ा साग है, इसलिए तू आज इस चाय के साथ ही इस रोटियों को निकल जा। माटी वाली ने खुले कपड़े के एक छोर से पूरी गोलाई से पकड़कर पीतल का वह गरम गिलास हाथ से उठाया। उसके होठों के से गिलास के किनारे को छूने से पहले शुरू शुरू में उसने उसके अंदर रखी गरम चाय को ठंडा करने के लिए सूं सूं कर कर उस पर लंबी लंबी फूंकें मारी। तब रोटी के टुकड़ों को चबाते हुए धीरे धीरे चाय सुड़कने लगी। चाय तो बहुत अच्छा साग हो जाती है ठकुराइन जी। भूख तो अपने में एक साग है बुढ़िया, भूख मीठी की भोजन मीठा। अर्थात
वो ठकुराइन को या अपनी मालकिन को ये कहती है कि चाय तो अपने आप में एक साग है, कि अगर चाय मिल जाए तो उसे साग की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस प्रसंग के माध्यम से उन्होंने बताया है। तो वो क्या कहती है कि भूख मीठी कि भोजन मीठा। इसका अभिप्राय क्या है कि स्वाद भोजन में नहीं, भूख में होता है। अत्यंत स्वादिष्ट भोजन भी भूख ना होने पर हमें स्वाद नहीं देता। यदि पेट में जोरदार भूख लगी हो तो हमें रूखा सूखा भोजन भी हमें एक स्वादिष्ट पकवान की तरह ही लगने लगता है। अर्थात हमें भूख लगी हुई हो तो हमें स्वादिष्ट भोजन ना भी हो तो वो हमें बहुत अधिक स्वादिष्ट लगने लगता है। तुमने अभी तक पीतल के गिलास संभाल कर रखे हैं, पूरे बाजार में और किसी घर में अब नहीं मिल सकते हैं ये गिलास। अर्थात जैसे ही वो बुढ़िया माटी वाली उस पीतल के गिलास में चाय पीने लगी तो उसने ठकुराइन से कहा कि तुमने अभी तक ये पीतल के गिलास जो है वो संभाल कर रखे हैं, क्योंकि आजकल जो है पीतल के गिलास का प्रचलन ना होकर बल्कि लोग स्टील या कांच का ही प्रयोग करते हैं। तो उन्होंने ठकुराइन से कहा कि तुम्हारे घर में अभी भी पीतल के गिलास है, तुमने इन्हें संभाल कर रखा हुआ है। इसके खरीदार कई बार हमारे घर के चक्कर काट कर लौट गए। पुरखों की गाढ़ी कमाई से हासिल हासिल की गई चीज़ों को हराम के भाव बेचने को मेरा मन गवाही नहीं देता। हमें क्या मालूम कैसी तंगी के दिनों में अपनी जीभ पर कोई स्वादिष्ट चटपटी चीज़ रखने की बजाय मन मसोस कर दो दो पैसे जमा करते रहने के बाद खरीदी होगी उन्होंने ये तमाम चीज़ें। इस प्रसंग से हमें क्या पता चलता है कि जब माटी वाली ने उससे ये प्रश्न किया कि तुम्हारे घर अभी तक भी ये पीतल के गिलास हैं, तो उसने कहा कि पुरखों की जो कमाई है या पुरखों के द्वारा या हमारे जो दादा प्रदादा के द्वारा जो धरोहर के रूप में हमें उपहार स्वरूप चीज़ें दी गई होती हैं, वो ना जाने उन्होंने कितने समस्याओं का सामना करके, कितनी कठिनाइयों का सामना करके वो चीज़ें खरीदी होंगी। तो वो उसका मानना, ठकुराइन जी का मानना ये है कि वो जो चीज़ें हैं वो हमारे लिए एक उपहार की तरह हैं। मैं और लोगों की तरह नहीं हूँ कि उनको कौड़ियों के दाम के साथ उन्हें बेच दूँ। मैंने तो अपने पूर्वजों की जो कमाई हुई जो चीज़ें हैं, जो उन्होंने इतनी मेहनत करके उन चीज़ों को कमाया है, मैंने उन्हें धरोहर के रूप में संभाल कर रखा हुआ है। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ कि उन्हें औने पौने दामों में बेचकर और उसके बदले में स्टील या कांच खरीद कर उसका प्रयोग करने लगूं। उन्होंने ये तमाम चीज़ें जिनकी हमारे लोगों की नज़रों में अब कोई कीमत नहीं रह गई। बाज़ार में जाकर पीतल का भाव पूछो जरा, दाम सुनकर दिमाग चकराने लगता है। और ये व्यापारी हमारे घरों से हराम के भाव इकट्ठा कर लेते हैं। तमाम बर्तन भांडे, कांसे के बर्तन भी गायब हो गए हैं सब घरों से। बच्चों, इस प्रसंग का मतलब ये है कि उन्होंने ये बताया है कि हमारे पूर्वज जिस भी चीज़ को एक धरोहर के रूप में हमें वो दे के जाते हैं, तो हमें उन्हें बहुत कम दामों में बेचकर उस उपहार को नष्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें उस धरोहर को हमें संभाल कर सहेज कर रखना चाहिए, क्योंकि ये पूर्वजों का दिया हुआ हमें एक तरह का गिफ्ट होता है, एक उपहार होता है। तो इसमें पूर्वजों के मान सम्मान के बारे में भी वर्णन किया गया है। तो बच्चों, आज हम यही तीन पेज पढ़ेंगे। कल की वीडियो में मैं बाकी चैप्टर का एक्सप्लेन करूंगी। आशा है आपको समझ आ गया होगा। धन्यवाद।